अस्सलाम वालेकुम, न्यूज़ रूम में आपको खुशामदीद कहते हैं और मैं हूं सना मिर्जा। बिल आखिर पाकिस्तान की तरफ से अगर ये कहा जाए कि खारजा पॉलिसी की तरजीहात और जिस तरीके से गुस्ताखाना खाकों के खिलाफ एक मुहिम चलाई गई, चाहे पाकिस्तान के अंदर शहरियों की तरफ से हो या फिर हुकूमती सतह पर एहतजाज हो, हमने ये देखा है कि इस्लामाबाद में न सिर्फ ये कि तहरीक लब्बैक का जो धरना था वो भी मनसूख कर दिया गया, बल्कि उन खाकों का जो मुकाबला था उसे भी मनसूख कर दिया गया है। एक रोज़ पहले हमारे वज़ीर ख़ारजा ने, जो हॉलैंड के वज़ीर ख़ारजा थे, उनसे रब्ता भी किया और लगता यह है कि इसमें पाकिस्तान का जो एफर्ट है वो बाकी मुस्लिम ममालिक के मुकाबले में थोड़ा सा ज़्यादा नज़र भी आता है। और शायद यही वजह है कि जो ईरानी वज़ीर ख़ारजा हैं वो भी पाकिस्तान के इस भरपूर एहतजाज को अप्रिशिएट कर रहे हैं। क्या ये समझा जाए कि पाकिस्तान एक मस्बत कदम की तरफ अब चल चुका है या कदम बढ़ा चुका है? और दूसरा, पाकिस्तान के दूसरे ममालिक के साथ किस किस्म के ताल्लुकात होने चाहिए और पाकिस्तान को अपना पॉइंट ऑफ व्यू किस तरीके से दूसरे ममालिक के सामने रखना चाहिए? ये उसकी पहली मिसाल थी जिसकी शुरुआत पाकिस्तान की नई हुकूमत ने कर दी है। प्रोग्राम में इस पर भी बात करेंगे कि क्या अगले चैलेंजेस पाकिस्तानी हुकूमत को हो सकते हैं, स्पेशली फॉरेन पॉलिसी से रिलेटेड। आगे चलकर बात करेंगे, इमरान खान साहब पिछले चंद अरसे में कई मरतबा कह चुके हैं कि सादगी अपनानी चाहिए, गैर जरूरी अखराजात को खत्म करना चाहिए। पिछले चंद रोज में हमने देखा कि किस तरीके से प्रोटोकॉल का इस्तेमाल किया जाता रहा, लेकिन एक अच्छा इनिशिएटिव अब यह सामने आया कि वज़ीर आला पंजाब ने यह कहा है कि वो अपना आधा प्रोटोकॉल इस्तेमाल करेंगे। क्या पाकिस्तान में सिक्योरिटी के हालात को मद्देनजर रखते हुए अगर प्रोटोकॉल कम किया जाएगा तो क्या ये तमाम चीजें हो सकती हैं और पाकिस्तानी अवाम जो एक्सपेक्ट कर रहे हैं पीटीआई की गवर्नमेंट से, उसको शर्मिंदा ताबीर होते हुए भी उस ख्वाब को देख सकेंगे या फिर नहीं? प्रोग्राम में हम इस पर भी बात करेंगे और प्रोग्राम के आखिर में एक अहम सोशल इशू के ऊपर बात होगी। साल के पहले 6 माह के दौरान, यानी कि 2018 के शुरू के 6 माह के दौरान हमने देखा है कि बच्चों के अगवा, उन पर तशद्दुद और रेप के 2000 से ज़ायद वाक़यात हो चुके हैं। पाकिस्तान में बच्चों के हवाले से लेजिस्लेशन बराए नाम है और जो है उस पर भी अमल नहीं हो पाता है। क्या इस वक्त की हुकूमत बड़े चैलेंजेस और सियासी चैलेंजेस के अलावा इन इशूज़ के ऊपर भी ध्यान देगी जो कि हमारे ह्यूमन इशूज़ से रिलेटेड हैं? इन तमाम इशूज़ पर हमने बात करनी है। जो पैनलिस्ट मेरे साथ मौजूद है, मेरे साथ सीनियर माहिर कानून राजा आमिर अब्बास साहब मौजूद है, सर आपका बहुत शुक्रिया। मेरे साथ सीनियर साफ़ी तजियाकार इज़हारुल हक साहब मौजूद है, सर बहुत शुक्रिया। और साबिर शाकिर साहब सीनियर तजियाकार भी हैं और सहाफ़ी भी हैं। तीनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया। मैं आगाज़ करूंगी साबिर साहब सर आपसे। सर, पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी और पाकिस्तान का पहला जो टास्क था वो इस एहतजाज की सूरत में था। आपके ख्याल में पाकिस्तान का कितना रोल रहा ये जो कैंपेन पूरी और ये जो कॉन्टेस्ट था पूरा जो कैंसिल किया गया है? मेरा ख्याल है पाकिस्तान का काफ़ी अहम रोल रहा है और ख़ास तौर पे प्राइम मिनिस्टर इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी साहब उसमें काफ़ी एक्टिव रहे और ख़ास तौर पे जो फर्स्ट टाइम नैरेटिव ये दिया कि उनको ये एहसास दिलाया जाए कि ये कोई मजाक नहीं है, ये खेल नहीं है, बल्कि इससे आप दुनिया भर में 1.25 अरब के लगभग मुसलमानों को हर्ट करते हैं। उनकी आपकी जो इजहार राय है वो अपनी जगह, लेकिन उस इजहार राय के नतीजे में आप 1.25 अरब लोगों को हर्ट कर रहे हैं, मुतासर कर रहे हैं और उसका रिएक्शन भी आना। फिर यह है कि तुर्की के साथ रब्ता किया गया, सऊदी अरब के साथ रब्ता किया और ख़ास तौर पर ये जो पॉलिसी थी कि OIC के फोरम पे ये डिस्कशन हो और OIC का इजलास बुलाया जाए और वहाँ पे तमाम इस्लामी ममालिक की तरफ से एक मैसेज जाए। आई थिंक उसने थोड़ा सा काम किया है कि ये इजलास की नौबत ही नहीं आई, इजलास की नौबत ना आए और ये अगर यूनाइट हो गए आपस में एक फोरम पे तो उसके बाद फिर कई और बातें भी आपस में डिस्कशन को होती हैं। लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि फ़र्स्ट टाइम ये क्रेडिट आप मौजूदा हुकूमत को दें, शाह महमूद कुरैशी साहब की एफ़र्ट्स को दें, इमरान खान को दें, जिसको भी दें, लेकिन ये फ़र्स्ट टाइम हुआ है कि हॉलैंड या वेस्ट जो है वो बैकफुट पे गया है और उन्होंने एक इंतहाई एक क्या कहना चाहिए गलीज़ किस्म की। लेकिन पाकिस्तान ने इनिशिएटिव भी तो लिया था ना, उनके वज़ीर ख़ारजा से कांटेक्ट किया। चलिए OIC के इजलास में वैसे OIC की प्रोडक्टिविटी पाकिस्तान का दफ्तर ख़ारजा बहुत मुतहर्रिक रहा है, इसमें कोई शक नहीं है। पाकिस्तान का दफ्तर ख़ारजा बहुत मुतहर्रिक रहा है, हॉलैंड के साथ रब्ता, एम्बेसडर के साथ रब्ता, उनकी हुकूमत के साथ रब्ता और फिर इस्लामी ममालिक के साथ भी रब्ता। तो जब ये सारी एक्टिविटी हो रही थी तो बजाय इसके कि ये बहुत बड़ा इवेंट बनता अगेंस्ट वेस्ट, तो अगर आप हुकूमत शामिल हो जाए, हुकूमत की विल शामिल हो जाए तो उससे बड़ा फ़र्क पड़ता है। और अगर हुकूमत इसको ओन ही ना करती, इसकी ओनरशिप ना लेती और ये सिर्फ ये कहती कि ये बिल्कुल इंडिविजुअल्स कुछ तंजीमें हैं वो एहतजाज कर रही हैं और आएँ बाएँ शाएँ करती जैसे कि माजी में होता रहा है, तो फिर यकीनन ये नतीजा बर वक्त ना आता।
ठीक, तो इसलिए क्रेडिट गोज टू गवर्नमेंट। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। अच्छा इजहार साहब, सर पाकिस्तानी गवर्नमेंट को क्रेडिट जरूर देना चाहिए, लेकिन आपके ख्याल में ओआईसी के इजलास पे मैं थोड़ी सी बात करना चाहूंगी। लोगों ने इस पे जरूर डिस्कस किया था कि क्या वाकई प्रोडक्टिविटी जो ओआईसी के इजलास की थी वो उतनी होनी चाहिए जिस तरह खान साहब ने कहा था कि जो ओआईसी का इजलास बुलाया जाए। आपके ख्याल में क्या वाकई अगर वो इजलास आता तो उससे कुछ फर्क पड़ता? बाकी मुस्लिम ममालिक उतने एक्टिव नहीं नजर आए इस इशू में। बाकी मुस्लिम ममालिक को एक्टिवेट करने के लिए ही तो ये इजलास ज़रूरी था। और मैं यहाँ ये अर्ज़ करूँगा कि अब वक्ती तौर पर ये बला सर से टल गई है, लेकिन ओआईसी का इजलास अब भी होना चाहिए इन द लॉन्ग टर्म प्लानिंग करने के लिए। दूसरी बात मैं ये कहूँगा कि ये पहली दफ़ा हुआ है कि मुल्क में तोड़ फोड़ नहीं हुई, वायलेंस नहीं हुई, गाड़ियों के शीशे नहीं टूटे, मारा नहीं गया लोगों को, पुलिस ने कोई एक्शन नहीं लिया। ये तो दो बातें हैं, लेकिन अब इन द लॉन्ग टर्म मैं यहाँ बड़ी ज़रूरी बातें अर्ज़ करना चाहता हूँ जो इस किस्म की जो चीज़ें वेस्ट में होती हैं उनके लिए क्या ज़रूरी हैं। पहली बात तो ये है कि हमें दानिस्ता या नादानिस्ता उनकी पब्लिसिटी का ज़रिया कभी भी नहीं बनना चाहिए। दूसरा सनात सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ ये है कि सारे मुस्लिम ममालिक को, ख़ास तौर पर मीडिया को, वेस्ट में ऐसे लोगों को तलाश करना है कि जो हमारे हम ख्याल हों। देखें वहाँ पर बैलेंस्ड लोगों की कमी नहीं है, इंसाफ पसंद लोग हैं वहाँ पर हैं, ये नहीं कि वो सारे मुतासिब हैं, ये तो हो ही नहीं सकता। तो उन लोगों को अगर हम वहाँ के मीडिया पर, वहाँ के प्रिंट मीडिया पर, अखबारात पर तलाश करें और उनसे एक बाकायदा हमारा लिजान हो, यहाँ के जो संजीदा लोग हैं वो, तो ताकि वो वहाँ पर हमारे काज जो है उसके लिए फाइट कर सकें। इसका एक हिस्सा लॉबिंग भी हो सकता है ना, पाकिस्तान एग्जैक्टली लॉबिंग करता लॉबिंग है। भी। अच्छा, फिर मैं यहाँ ये भी कहूँगा कि पहली दफ़ा एक हुकूमत ने जुर्रत के साथ और बग़ैर किसी इन्फीरियरिटी कम्प्लेक्स के, बग़ैर किसी शिकस्त खुर्दा जहनीत के खुलकर ये बात की है। और अब देखें वो जो पिछले 4 साल हमने बग़ैर वज़ीर ख़ारजा के गुजारे हैं, तो हमारे वज़ीर ख़ारजा ने भी कोशिश की, वज़ीर आज़म ने भी, तो उसका असर होता है कि भाई एक नहीं 2 फ्रंट पर हमने ये किया है, लड़ाई लड़ी है। तो मैं समझता हूँ कि ये हुकूमत की तरफ से बड़ा मुस्बत इक़दाम है। तोड़ फोड़ नहीं हुई, ये भी अच्छी है बात, लेकिन इस पर हमें कोई सेल्फ कंप्लेसेंस, कोई वो नहीं होना चाहिए कि जी हमने बहुत बड़ा अचीव कर लिया है। ये ख़तरा तो है। और जिस तरह मैं ये तो नहीं कहता कि हमें उस तरह करना चाहिए जिस तरह यहूदियों ने अपने फ़वाइद को और अपने मफादात का तहफ़्फ़ुज़ किया है। ज़ाहिर है उनकी ओरिएंटेशन, उनका कल्चर और है, उनका दावा और है, हमारा और है। पाकिस्तान ने इसको इनिशिएट ज़रूर किया, इनिशिएट किया है, लेकिन अब थक कर बैठना नहीं चाहिए। पाकिस्तान को मुस्लिम वर्ल्ड की लीडरशिप इस पे तो बात कंटिन्यू करनी चाहिए। वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने भी कहा है कि इस पे अक़वाम मुत्तहिदा के प्लेटफॉर्म पर भी बात होगी, फिर ओआईसी के ऊपर भी इस पे बात होगी। आमिर साहब, सर ओआईसी की अगर मैं बात करूं, बाकी मुस्लिम ममालिक, चले पाकिस्तान ने अपना रोल प्ले किया जितना करना चाहिए था, बाकी मुस्लिम ममालिक, आपको याद होगा भुट्टो साहब ने ओआईसी को बड़ा एक्टिव करने की कोशिश की थी और उसका नतीजा भी मुख्तलिफ सूरतों में उन्होंने भुगता। क्या अगर खान साहब ये कह रहे हैं कि वो ओआईसी को दोबारा एक्टिव करेंगे और इस किस्म के इशूज़ वहाँ लेके जाएंगे जो मुस्लिम कम्युनिटी से रिलेटेड हैं, तो क्या आपके ख्याल में बाकी मुस्लिम ममालिक इंटरेस्टेड नज़र आते हैं इन इशूज़ में? सना, सबसे पहले तो ये एक बायस मुसरत बात है, बायस इत्मीनान बात है इस दुनिया के 1.5 अरब जो मुसलमान हैं उनके लिए कि ये चीज़ ख़त्म होगी और वो कंपटीशन रोक दिया गया। और उसमें यकीनन पाकिस्तान ने एक रोल प्ले किया है। और ये जो आपने ओआईसी की बात की, जो पाकिस्तान ने रोल प्ले किया है, पाकिस्तान ने दुनिया में ये मैसेज दिया है कि मुसलमान कंट्रीज़ जो सी हैं उसकी जो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट आर्मी और उसकी जो सबसे स्ट्रॉन्ग एक मुल्क है वो है पाकिस्तान। और पाकिस्तान ये लेके चला आगे, और जिस तरीके से उन्होंने इनके एम्बेसडर्स को बुलाया, इनके फॉरेन मिनिस्टर से बात की, और उसके अलावा ओआईसी को अगर मुतहर्रिक करना है, पहले भी जैसे आपने कहा कि भुट्टो साहब ने किया था, अगर पाकिस्तानी क़यादत इमरान खान के नीचे, और जैसे कि हम एक एटमी कुव्वत है हम दुनिया में, क्योंकि अब आप देखिए कि मुसलमानों के साथ दुनिया में काफ़ी इश्यूज हैं। शाम को देख लीजिए, इराक को देख लीजिए, लीबिया को देख लीजिए, इट्स टाइम। अभी आप देखिए कि टर्की के साथ क्या हो रहा है, टर्की ने स्टांस लिए मुसलमानों के लिए। तो पाकिस्तान, अंकारा और अगर ये मिलते हैं और कुछ बड़े ममालिक अगर इकट्ठे मिलते हैं, और इमरान खान साहब ने जैसे कहा कि हमने देखना है कि अब जो हमारी पॉलिसी होगी इंटरनेशनल, उसमें देखना है कि अपना मफाद हमारा क्या है, हमने उनके मफाद को नहीं देखना। और एज ए पाकिस्तानी
यानी एज ए मुसलमान हमारा मफाद यही है कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में किसी किस्म की गुस्ताखी ना हो। तो उन्होंने एक मैसेज दिया और साथ ही उन्होंने कोई ऐसा मैसेज नहीं दिया कि जनाब इसमें हम कोई बड़े वो करेंगे। उन्होंने कहा है कि मगरिब के जो ममालिक हैं या वहाँ पे जो लोग हैं उन्हें एजुकेट करने की ज़रूरत है, उन्हें बताना है, उनको ये इल्म ही नहीं कि इससे ये कितने हर्ट होते हैं, मुसलमानों के फीलिंग इसमें क्यों हर्ट होते हैं, क्योंकि वहाँ तो एक खुली सोसाइटी है, उन्हें समझ नहीं आती। तो ये मैसेज उनको एजुकेट करना है। साथ ही उन्होंने कहा कि जी क्या वजह है, अगर होलोकॉस्ट पे पाबंदी है, अगर यहूदियों का वो जो मास मैसेकर हुआ था उसको अगर तो आप नहीं कर सकते, ऊपर क्यों इकट्ठे नहीं हो इस सकते? पे क्यों नहीं होते। और बात वही है कि जैसे इन्होंने कहा कि इसको यहाँ रुकना नहीं चाहिए, दिस इज नॉट द फर्स्ट इंसिडेंट। आपको याद होगा वो पेरिस में भी कार्टूनिस्ट ने बनाया था और इतने इशू हुए दुनिया में, उसमें कत्लो गारत हुई। तो इसको लेके चलें यूनाइटेड नेशन में। मुझे लगता है कि शाह महमूद कुरैशी साहब इसकी बात करेंगे और OIC का एक चैप्टर उधर है, वो वहाँ पे लोग सर ये भी तनकीद करें। मुझे एक छोटा सा वक्फा लेने दें कि खान साहब को इस किस्म की मीटिंग्स में, जिस तरह अक़वाम मुत्तहिदा का सेशन था वहां पर जाना चाहिए था, लेकिन इनिशिएटिव जरूर उस वक्त की जो गवर्नमेंट है वो ले रही है। थोड़ा सा एक ब्रेक के बाद हम बात करेंगे कि इमरान खान साहब ने जो बातें की, जो वादे किए, आहिस्ता आहिस्ता वो कोशिश कर रहे हैं उन पे इंप्लीमेंट हो। लेकिन एक बड़ा इशू फॉरेन पॉलिसी से भी रिलेटेड है, जो पड़ोसी ममालिक हैं उनके साथ किस हद तक एक ऐसे वक्त में जबकि 3 वज़राए ख़ारजा करीब पाकिस्तान का दौरा करने वाले हैं, उसमें क्या वाकई पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी और जो सिविल मिलिट्री ताल्लुकात हैं वो एक पेज पर हमें नजर आते हैं, उन ममालिक से किस तरीके से आगे चलना है, इस पर बात करेंगे एक ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिएगा। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं प्रोग्राम में, जहां इमरान खान साहब ने बहुत से वादे किए थे। उसमें से एक ये भी था कि वो कोशिश करेंगे कि सादगी को अपनाए। लेकिन पिछले कुछ हमने अरसे में देखा कि जिस तरीके से वज़ीर आला पंजाब घूमते रहे हेलीकॉप्टर में और जहाज़ों में, और उनकी तरफ से जिस तरह तशहीर की गई, लोगों ने उनके ऊपर तनकीद भी की। लेकिन अब अच्छी खबर यह है कि वज़ीर आला पंजाब की तरफ से भी, और जो नामजद गवर्नर पंजाब हैं चौधरी सरवर साहब, उन्होंने कहा कि जी जो प्रोटोकॉल है वो हम आधा इस्तेमाल करेंगे, आधा इस्तेमाल नहीं करेंगे। इसके अलावा खान साहब ने जो दीगर चैलेंजेस पर बात की थी उसमें अंदरूनी और पाकिस्तान के जो सियासी इशूज हैं उस पर फोकस ज्यादा किया गया था, लेकिन बैरूनी महाजों के ऊपर भी बहुत से ऐसे इशूज हैं जिनके ऊपर अभी तक काम करने की जरूरत है, स्पेशली अगर हम भारत, ईरान और अफगानिस्तान जैसे 3 बड़े ममालिक को लें। साबिर साहब, सर अगर मैं बात करूं उन चैलेंजेस की जिस पर खान साहब ने बात की है, सिर्फ फॉरेन पॉलिसी पर आपको क्या लगता है, जिस तरह खान साहब कल अपने 4 वज़रा को लेकर गए, GHQ मुलाकात की, क्या आपको लगता है कि एक कंसेंसस होने जा रहा है कि हमने डील कैसे करना है इन ममालिक के साथ? 5 वज़रा थे और मेरा अपना ख्याल है कि आज बात भी हुई है खान साहब से, प्राइम मिनिस्टर से, तो उन्होंने बताया कि ये तासुर बहुत जल्द ये ख़त्म हो जाना चाहिए कि अब कोई सिविल मिलिट्री रिलेशन में कोई तनाव है। उन्होंने कहा कि खुल के हमने भी बातें की हैं, खुल के उस तरफ भी इनपुट सबका होगा। शाह महमूद कुरैशी साहब ने भी यही बताया। तो बेसिक चीज़ क्या थी? बेसिक चीज़ ये थी कि पिछली गवर्नमेंट को जनरल कमर जावेद बाजवा वो बार बार बताते रहे, ख़ास तौर पे FATF का जो मसला आया, इसहाक डार साहब को भी उन्होंने बुला के कहा कि ये चीज़ें उस्ताद आने वाली है तो आप इस चीज़ों को एड्रेस करें। लेकिन उस वक्त के वज़ीर ख़जाना साहब ने प्राइम मिनिस्टर से मशवरा किया तो उस पर कोई रिस्पॉन्ड नहीं किया, बल्कि उन्होंने कहा सियासी मजबूरियाँ हैं हमारी, इसलिए हम इन तंजीमों के बारे में और इस तरह के काम नहीं कर सकते। पॉलिटिकल विल नहीं थी। तो जब पॉलिटिकल विल ना हो और सियासी मकासद के लिए और बहुत थोड़े फ़ायदे के लिए जब आप ये काम करेंगे तो अब आप देखें वो FATF और पाकिस्तान ग्रे लिस्ट और वॉच लिस्ट कहाँ तक मामला पहुँच चुका है। तो कल का जो हम देखते हैं कि 8 घंटे का सेशन था और उसमें जो मेरी इत्तलात के मुताबिक तमाम इश्यूज़ बिल्कुल ज़ेर बहस आए और तफसीली ब्रीफिंग दी गई, ख़ास तौर पे अफ़गान पॉलिसी के बारे में। अफ़गानिस्तान है, अमेरिका है, बरतानिया है, इंडिया है, ईरान, रशिया है, ठीक है ना, इनके बारे में डिटेल और ख़ास तौर पे क्या क्या हमें चैलेंजेस हैं, जो इनपुट मिलिट्री लीडरशिप के पास था या इंटेलिजेंस एजेंसीज़ के पास था वो दिया गया। और शाह महमूद कुरैशी उसमें वज़ीर ख़ारजा भी उसमें थे, वज़ीर इत्तलात भी थे, वज़ीर दाखिला भी थे। तो ये जब चीज़ें डिस्कस की गई, शेयर की गई, तो आई थिंक जो आज हमने प्राइम मिनिस्टर साहब से जो थी मुलाकात, उसमें भी उसके पॉजिटिव रिज़ल्ट्स हमने देखे हैं। और उनका यही कहना था, फॉर एग्ज़ाम्पल वज़ीर आज़म से ये कहा गया
कि जनाब आप जाएं UN जनरल असम्बली में तो आपको बहुत ज़्यादा उधर मिलेगा, बड़ा फोरम है, आप वहाँ जाएं, उर्दू में ख़िताब करें। लेकिन प्राइम मिनिस्टर का ये कहना था कि मैं क्या लेने जाऊँगा, इन 4 दिनों में वहाँ मैं जो गुजारूँगा एक तकरीर के लिए, मुझे क्या मिलेगा। और ये कि जो इस वक्त पाकिस्तान के हालात हैं वो ज़्यादा संजीदा है, उन 4 दिन में पाकिस्तान में अगर लगाऊँ तो ज़्यादा फ़ायदा हो सकता है, बजाय इसके कि हमारी इकॉनमी तबाह हुई है, हमारा इंटरनली हमारा सत्यानाश है। आपको लगता है कि फोकस उनका पाकिस्तान है? उनका फोकस पाकिस्तान है, इंटरनल सिचुएशन है, ख़ास तौर पे इकॉनमी को ठीक करना है, करप्शन के ख़िलाफ़ जो कैंपेन चल रही है उसका ख़ात्मा है। तो जब ये चीज़ें उन्होंने कहा ना कि 1 साल बाद मैं किसी इस पोजीशन में होऊंगा कि मैं कुछ कह सकूं, और दूसरा उन्होंने कहा कि 1 साल मेरे क्रेडिट पे कुछ होगा, पाकिस्तान के क्रेडिट पे कुछ होगा, तो 1 साल बाद मैं जाता अच्छा भी लगता हूं, खुल के बात भी कर सकूंगा, कॉन्फिडेंस के साथ बात कर सकूंगा। अब मैं किसी के साथ जाऊंगा, किसी भी हेड ऑफ द स्टेट या हेड ऑफ द गवर्नमेंट से मिलूंगा तो मैं उनसे क्या कहूँगा कि मुझे कुछ दे दें। ये इस वक्त सूरत हाल है। लेकिन सर खान साहब की जो पर्सनालिटी है, मैं थोड़ा सा पॉइंट को आगे लेके चलना चाहूंगी। इजहार साहब, जो खान साहब की पर्सनालिटी है, आपको लगता है कि कुछ इश्यूज खास तौर पर डिफेंस से रिलेटेड अब भी हमारी इस्टेब्लिशमेंट के पास है, और खास तौर पर अगर अफगानिस्तान अमेरिका से ताल्लुकात को देखें, क्या खान साहब कोशिश करेंगे कि पावर उनके पास ही रहे और वही सोर्स ऑफ पावर रहे एक्चुअली, जहां से एग्जीक्यूशन हो सके कि गवर्नमेंट ने चलना कैसे? आपने बहुत अच्छा सवाल किया, मैं इसी तरफ आना चाहता था। उससे पहले मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि इमरान खान का जो आर्मी के साथ और खारजा अमूर के हवाले से जो है वो अगर आप कंट्रास्ट करें नवाज़ शरीफ के साथ, तो यूँ लगता है कि जैसे एक खाली ढोल को आप एक भरे हुए मग़ज़ के साथ कंपेयर कर रहे हैं। क्योंकि नवाज़ शरीफ ने तो आते ही कहा कि जी बाहर दौरे हैं, एक नहीं कई दौरे, और दौरे अपने ख़ानदान। हालांकि देखिए जो बड़े लीडरशिप होते हैं अमेरिका में, तो एक ज़माने में पॉलिसी यही थी कि अमेरिकन प्रेसिडेंट जो है वो फॉरेन लैंड पर पैर न धरे। माओ ज़ेडुंग को आप देखें, सारी ज़िंदगी 1 या 2 दौरे किए हैं। ये तो एक कंट्रास्ट है। दूसरी बात यह है कि इमरान खान का ये बिल्कुल सही है कि भाई मैं पहले वो मसाइल जो टोटली मुकम्मल तौर पर सिविल के पास हैं, इकॉनमी है, एजुकेशन है, ये चीज़ें हैं, किफ़ायत शारी है, तो वो जो सादी ने कहा था ना कि तू कारे ज़मीरा निको साख्ती के बा आसमान नीज़ पर्दाख्ती, आसमान की तरफ तू जा रहा है तो क्या तूने ज़मीन के मामलात हल कर लिए हैं? अच्छा, अब मैं आ रहा हूँ आपके उस सवाल की तरफ। देखिए बात यह है कि कोई आर्मी चीफ ना प्रो डेमोक्रेसी होता है ना एंटी डेमोक्रेसी होता है, उनका एक अपना स्फीयर है जिसमें वो ये काम करते हैं। मसला उस वक्त पैदा होता था जब नवाज शरीफ के वो इंफीरियरिटी कम्प्लेक्स था, वो बात नहीं कर सकते थे। जिस तरह इमरान खान बात कर सकता है उनके साथ बग़ैर किसी कम्प्लेक्स के, आंखों में आंखें डालकर डिस्कस कर सकता है, उसको ज़ुबान पर कंट्रोल है, उसको अपने अल्फाज पर वो स्पीकिंग पावर है, कम्युनिकेशन स्किल है, ये उनके पास नहीं थी। जब बात नहीं कर सकते थे तो कहते थे उसे हटाओ। देखिए फ़ौज जो है या इस्टेब्लिशमेंट जो है वो उसने अपनी हद बिल्कुल क्रॉस की है, क्योंकि सिविल ने खुद उनको वैक्यूम दिया था। जब वैक्यूम होगा तो कोई ना कोई फिल करेगा। अब इमरान खान पर ये बिल्कुल आपने जो बात की है कि इमरान खान पर लाजिम है कि उनको हिकमत अमली के साथ, बातचीत के साथ, ऑफेंड किए बगैर पुरअमन तरीके से, क्योंकि फ़ौज हमारी अपनी है, उनको ये कहा जाए कि आपने ये जो लकीर थोड़ी सी क्रॉस की है इसको पीछे करें। देखिए सबसे बड़ी बात यह है कि जो वज़राए ख़ारजा बाहर से आते हैं दे शुड नॉट गो टू GHQ। आप देखें कि एक जर्नैल ने इंडिया में जब बात की थी सियासी तो उसको सैक कर दिया गया था, लेकिन हमारे ज़मीनी हक़ायक़ और हैं। हम बिल्कुल अक्खड़ तरीके से एक, जिसको वो पंजाबी में कहते हैं ना, तूड़ दे के, वो हम नहीं कर सकते। तो मैं समझता हूँ कि इमरान खान बिल्कुल इस बात के लिए फिट है, मुनासिब है, इसके लिए एक सूटेबल लीडर है कि वो बातचीत के जरिए हिकमत अमली के साथ आहिस्ता आहिस्ता कोई एंटेगोनिज्म पैदा किए बगैर, कोई मुआनदाना रवैया उसका इजहार किए बगैर आर्मी को अपने एक पेज पर ले आए और उन्हें कहे कि आप हमारी आर्मी हैं, हम आपके वज़ीर आज़म हैं,
आपका जो कैसर का है वो कैसर का है, जो पोप का है वो पोप का है। बिल्कुल तो जी। ये बात जो है ये आराम से हो जाएगी। बिल्कुल जी। खान साहब, लेकिन किस हद तक अब आगे चल के आने वाले दिनों में जो चंद दौरे हैं उससे बहुत हद तक वाजे भी होगा कि पॉलिसी क्या है। बट आमिर साहब सर, ये जो खान साहब ने बहुत सारी चीज़ों के साथ ये भी कहा है कि हम क्रॉस कटिंग बहुत ज़्यादा करेंगे। हम पिछले कुछ दिन वज़ीर आला पंजाब पे बड़ा क्रिटिसाइज करते रहे जो उनकी तस्वीर आई, लेकिन अब जो इनिशिएटिव उनकी तरफ से और नामजद गवर्नर की तरफ से आया, क्या आपके ख्याल में सिर्फ प्रोटोकॉल को माइनस कर देने से या प्राइम मिनिस्टर हाउस में ना रहने से आपको लगता है कि बस मैसेज चला जाएगा कि सादगी अपनाई जा रही है, या वाकई सादगी अपनाने के लिए और भी मेजर स्टेप्स लेने पड़ेंगे? सना, सबसे पहले तो जो बात हो रही थी कि कल जो आर्मी चीफ की और इमरान खान साहब की, प्राइम मिनिस्टर साहब की जो मुलाकात हुई है, इसका क्या असर, इसका एक मैसेज जो दुनिया में गया है वो ये गया है कि पाकिस्तान में जो पार का जो कॉरिडोर है अब एक ही है। पहले वो कहा जाता था, समझा जाता था कि जो पार कॉरिडोर है वो शायद कहीं और है और फॉरेन पॉलिसी पता नहीं कहीं और है। तो अब ये क्लियर देखिए, ये वो चीजें होती हैं जो सिंबॉलिक होती हैं। ये जो बात बाबा क्रॉस कटिंग की हो रही है, ये बुज़दार साहब के डिसीजन से या चौधरी सरवर साहब के डिसीजन से, क्या यही बस एक मुख्तसर स्टेप्स हैं आपके ख्याल में? क्योंकि खान साहब के ऊपर बड़ा चेक बड़ा रखा हुआ है, मीडिया ने भी, लोगों ने भी, एक्सपेक्टेशन क्योंकि बहुत ज्यादा है। असल में वो हमने चेक तो इसलिए रखा हुआ है कि ये खिलाफ मामूल, खिलाफ तवक्को 70 साल के बाद एक ऐसी हुकूमत आ गई, एक ऐसी पॉलिटिकल पार्टी, ये इस रीजन में नहीं, मैं पूरी दुनिया की बात कर रहा हूँ कि पूरी दुनिया में कभी ऐसा नहीं हुआ कि एक प्लेयर जो है उसको लोगों ने बतौर सियासतदान कबूल किया हो और प्राइम मिनिस्टर के तौर पे उनका इंतखाब किया हो। ये पहली मिसाल है। तो पाकिस्तान में आपको पता है बड़े बड़े घाक किस्म के सियासतदान थे, वो सारे आउट हुए, इमरान खान आए। अब मीडिया पे 40 अरब रुपया, कहने की बात है कि 40 अरब रुपया पिछले 5 सालों में वफाकी हुकूमत मुस्लिम लीग नवाज़ और पंजाब हुकूमत मुस्लिम लीग नवाज़ ने खर्च किया। कहना आसान है, कहना आसान है। सरकारी इश्तिहारात की मद में, ज़ाती तशहीर भी अब इन्वेस्टिगेशन सुना है कि शुरू हो रही है। ज़ाती तशहीर की मद में 40 अरब रुपया, तो ये 3 अरब रुपए से ज़्यादा बनता है महीने। 40 अरब रुपए आप देखें, इसमें भी अगर 20 अरब का भी कट लग जाए, 20 अरब का, मुझे इससे भी ज़्यादा की तवक्को है कि खान इससे भी कम करेगा, 20 अरब का भी कट लग जाए तो 1 अरब का एक हॉस्पिटल बनता है। 20 ज़िलों में, 20 शहरों में 20 हॉस्पिटल बनते हैं एक साल में। सर 20 अरब से एक छोटा डैम तो बन ही सकता है। मैं वो गुजारिश यही कर रहा हूँ, 20 आपके अगले साल 20 अस्पताल बनाए, अगले साल 20 स्कूल बना लें, अच्छे इंस्टीट्यूशन। तो ये छोटे छोटे चीज़ें हैं, लेकिन ये बहुत बड़ी बन जाएंगी। PM हाउस का खर्चा 1.5 अरब रुपये है, अगर वो कट हो के मैं कहता हूँ 50% पे आ जाता है, तो 5 साल से आप दें, वही पैसा कहाँ लगेगा? गवर्नर हाउसेस के अखराजात हैं, वो उस पे कट लगेगा, ये भी बिलियंस में बनते हैं। तो ये चीज़ें इकट्ठी होती होती मुझे तो लगता है 50-60 अरब रुपए तो एनुअली आप आराम से बचा सकते हैं, सालाना बच सकता है। तो मीडिया को तो ये प्रॉब्लम्स हैं, क्योंकि 40 अरब का अगर 20 अरब का कट लगेगा तो जाहिर है हमें नहीं ना मिलने, करेंगे वो तो शोर मचाएंगे। बिल्कुल सही। और जिनको फिर मिलता के हवाले से भी कुछ लेजिस्लेशन हो रही है, हो सकता है ये मीडिया चीज़- इस पर भी नाराज हो इस जाए। पे भी नाराज हो। तो इसलिए इमरान खान साहब पे ज़्यादा वो फोकस है। तो मैं नहीं समझता कि अगले, वो आज खान साहब ने अगेन मैं वही कहूँगा, वो कहते हैं कि 3 महीने आप मुझे दें, 3 महीने का टाइम है, 3 महीने में अगर आप कुछ चेंजेस महसूस करें तो मुझे अप्रिशिएट कर देना, अगर ना करें 3 महीनों में, पंजाब में भी, KPK में भी और सेंटर में भी, तो फिर आप मेरा एहतसाब शुरू कर देना। तो ये एक अच्छी बात है। फिर दूसरी बात, उनसे आज काफ़ी सख्त सवालात हुए हैं कैबिनेट मेंबर्स के बारे में, जो ब्यूरोक्रेट्स लगाए जा रहे हैं उनके बारे में भी। तो उनके बारे में उन्होंने कहा कि एक तो पार्लिमानी निज़ाम हुकूमत है, कोलिशन गवर्नमेंट है, कुछ मजबूरियां हैं, सबको हिस्सा देना है। तो जो हुकूमत, लेकिन लोग उन पे क्रिटिसाइज कर रहे हैं कि मुशर्रफ साहब की ही आधी से ज़्यादा टीम है जो कि उनके अच्छा, साथ है। ये टीम नवाज शरीफ के पास भी मैं अच्छा उसकी मैं एक मिसाल देता हूँ कि कोई भी नया टीवी चैनल आता है, तो नया टीवी चैनल जब आता है तो लोग, हर नए टीवी चैनल की ख्वाहिश होती है कि अच्छे अच्छे लोग जो है ना उनको उठाया जाए और उनसे प्रोग्राम शुरू करवाया जाए। आप भी मुख्तलिफ टीवी चैनल्स पे काम करते करते बिल्कुल सही कह रहे पहुंची, हैं, बिल्कुल ठीक सही है कह ना? रहे हैं। तो उसमें देखा जाता है कि जो अच्छे लोग हैं, जो प्रोफेशनल है, उनको लाएं और अपना यानी टीवी आपको लगता है कि केपेबल है, तो- इसलिए खान साहब ने चुने हैं?
या मजबूरी के तहत चुने? नहीं, कुछ मजबूरी है, कुछ मेरिट पे भी आते हैं, ये बात नहीं है कि कुछ मजबूरी है। अच्छा, इसमें एक मुख्तसर सवाल से मैं इज़हार साहब की तरफ जाऊंगी कि 16-17 लोग और 20 लोग तकरीबन मुशीरान अगर मिलाने तो खान साहब ऑलरेडी टीम बना चुके हैं, अब उसमें वो कह रहे हैं कि मैं 5-10 और लोग शामिल करूंगा, तो घूम फिर के फिर हम उसी उस पे तो जा रहे हैं। अच्छा देखिए मेरी बात, देखिए मिनिस्ट्रीज आपकी इंटीरियर खाली है, हाउसिंग एंड वर्क्स खाली है, कम्युनिकेशन खाली है, ये तो मेन मिनिस्ट्रीज हैं जो कि अभी खाली पड़ी, कैड खाली है, जो वजारतों को तो स्ट्रेंथ है वो तो उनको बनानी पड़ेगी, वजारतों को तो पोर्ट एंड शिपिंग खाली है, वो वजारतें जो हैं उनको तो नहीं खाली छोड़ा जा सकता, वो तो सेकंड फेज में प्रेसिडेंशियल इलेक्शन के बाद आना ही आना है। फिर अगेन वही बात आऊँगा कि नंबर्स पे इतना फ़र्क नहीं पड़ेगा, परफॉर्मेंस पे फ़र्क पड़ेगा। अगर आप एक वज़ीर है, वो बनता है, वो वसाइल इस्तेमाल कर रहा है, अगर वो अपनी परफॉर्मेंस उससे ज़्यादा देता है तो मेरा ख्याल है उस पर तकलीफ़ नहीं होती। ठीक, बिल्कुल इसी तरीके से एक एंकर अगर उसका अच्छा प्रोग्राम जा रहा है, उसको ऐड मिल रहे हैं और लोग देख रहे हैं, उसकी रेटिंग बढ़ रही है, तो उसकी तनख्वाह ज़्यादा तकलीफ देनी होती है। बाज़ औक़ात एंकर खुद भी ऐड लेके आ जाता है, वो भी एक अलग स्टोरी है, लेकिन चलो उस पे बात नहीं करते। आपने बड़े अच्छे तरीके से सलाह की तारीफ की। तो मैंने कहा तो इसलिए तो ये जो आप देखती रहती हैं रीशफलिंग, के वो रीशफलिंग टीवी में भी जो होती है, यानी खान साहब अपनी टीम को शफल कर सकते हैं, तब्दील कर सकते हैं 3 माह के बाद, करेंगे। अच्छा, चेयरमैन नैब से उनकी मुलाकात हुई, उन्होंने उनको दो टोक अंदाज में कहा है कि आपने बगैर किसी तासुब के, बगैर किसी सियासी वाबस्तगी के, आपने अपना काम इससे कई गुना ज्यादा तेज करना है, और अगर मेरे बंदे हमारी हुकूमत के भी लोग हैं तो आप उनका भी होना चाहिए। अच्छा इज़हार साहब, एक तो ये कि खान साहब 3 महीने में किस हद तक पॉसिबिलिटी है कि चलें अपनी टीम को तब्दील कर देते हैं 3 महीने के बाद, लोग तो अभी से उनकी परफॉर्मेंस के ऊपर बात कर रहे हैं, खान साहब इमीडिएटली आपको क्या लगता है फोकस उनको किस जगह करना चाहिए? पंजाब में करना चाहिए, फेडरल में करना चाहिए, क्योंकि मामलात हर सूबे में ऑलमोस्ट एक ही जैसे हैं। ये तो इक्विटेबल होगी, उनकी जो तवज्जो है हर तरफ करनी चाहिए। जाहिर है कि हुकूमत करना जो है वो कोई आसान काम नहीं है, कोई लॉपसाइडेड अप्रोच नहीं होती, ये तो एक चौमक्खी लड़ने वाली बात है। किफ़ायत शारी की जो आपने बात की, देखें 4 चरागाहें हैं लूट मार की, सीधी बात है। पहली चरागाह है हुक्मरान, उनकी रिहाइश, उनके बैरूनी दौरे, उनकी मराआत, पर्क्स, घर वगैरह वगैरह। दूसरी बड़ी चरागाह है ब्यूरोक्रेसी, ये एक बहुत बड़ी चरागाह है जिसमें लूट मार होती है। तीसरी है अरकान असम्बली, सूबाई अरकान असम्बली, सेनेटर, ये एक बहुत जिसको कहते हैं ना पंजाबी च एक सरकारी जवाई बने ने, हर खर्चा जो है इनका, बाहर का इलाज, इनका मुफ्त का जहाज़ों का खर्च, ये सारा। मैं सॉरी बात ये आपने कहा ना इलाज, अभी सेनेट में परसों बताया गया कि जो ब्यूरोक्रेट्स के बैरूनी इलाज पे जो अखराजात हैं वो भी करोड़ों में और आई थिंक उस पे तो पाबंदी लग चुकी है। चौथी जो चरागाह है वो पब्लिसिटी है, इश्तिहार जिसकी। तो ये सिर्फ सिंबॉलिक नहीं है, इसमें बहुत, मैं आपको अपनी मिसाल दूं, मैं 36 साल सिविल सर्विस में रहा, जहां भी जिस इदारे का सरबराह बन के जाते थे तो माफिया आ जाता था किताबें लेकर के, जी हम आपके पूरे इदारे में, पूरे मुल्क में इदारा फैला हुआ होता है, हम आपको नया फर्नीचर देते हैं। अब उनसे जान छुड़ाना होता है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कहते हैं हाँ ठीक है आप करवाएं, करोड़ों का मसला है, हमें भी फ़ायदा होगा। लेकिन जैसे मैं हमेशा ये कहता था कि नहीं हमें नहीं ज़रूरत, मैं जहाँ भी गया मैंने कहा जो फर्नीचर है उसी को मुरम्मत कराएं, पॉलिश कराएं, उसी पर रहें, बहुत बड़ी बचत होती है। अच्छा, इसी तरह आप गाड़ियों का देखें, इस वक्त सबसे जो बेवकूफ़ी की काम किया पिछली गवर्नमेंट ने, वो गाड़ियां मोनेटाइज कर दी। यानी मैं 20 लोगों को जानता हूं कि वो 1-1 लाख रुपए महीना ले रहे हैं, सरकारी गाड़ी भी ली हुई है, ड्राइवर के 10,000 ले रहे हैं, ड्राइवर भी लिया हुआ है। तो ये सिंबॉलिक नहीं है, इसमें 3 महीने नहीं लगेंगे, इसमें 6 महीने लगेंगे। ये जो चारों चरागाहें हैं, पब्लिसिटी, हुक्मरान, महकमों को बेहतर ब्यूरोक्रेसी, अरकान असम्बली, इन सबको कंट्रोल करने की जरूरत है। और खर्चा जो है वो इनका
आधे से भी कम हो ये जाएगा। कम से कम 6 महीने के साल के बाद जरूर नजर आएगा कि कितना फर्क पड़ता है। आमिर साहब से ब्रेक से पहले एक क्विक क्वेश्चन कि अब जिस तरह बात की, इन्होंने कि नैब चेयरमैन से मुलाकात हुई है खान साहब की, उन्होंने कहा है कि अक्रॉस द बोर्ड चाहे हमारी पार्टी से भी कोई हो एहतसाब होना चाहिए। एक और JIT की जो एक्सपेक्टेशन की जाए थी, मैं क्योंकि थोड़ा सा आगे चलकर उस पर बात नहीं हो सकेगी, मनी लॉन्ड्रिंग का जो केस है उसके ऊपर FIA ने भी रिक्वेस्ट की है कि जी एक इस पर भी JIT बना दी जाए। तो आपके ख्याल में आपको क्या लगता है कि अगर उसमें JIT बन जाती है तो पीपल्स पार्टी की लीडरशिप को क्या वही बड़ा मुश्किल और पेचीदा मरहला लग रहा है? देखिए, पहली बात तो ये है कि ये मैटर ऑलरेडी सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है। JIT बनेगी नहीं बनेगी, सुप्रीम कोर्ट इसमें डिसीजन देगा। उनको पसंद आती है नहीं आती है, वंस द डिसीजन कम्स फ्रॉम द सुप्रीम कोर्ट, क्योंकि उन्होंने खुद ही जो पुरानी JIT थी उस पर अदम एतमाद किया हुआ है कि जो अभी मौजूदा JIT है FIA की उस पर वो एतराज़ात कर रहे हैं। तो लेट्स सी कि इस मैटर में सुप्रीम कोर्ट क्या डिसीजन देती है, क्योंकि JIT का पर्पस तो कलेक्शन ऑफ एविडेंस है, और JIT तब बनाई जाती है कि जब उसमें, क्योंकि ये केसेस ऐसे हैं कि इसमें आपको SECP के भी किसी माहिर की ज़रूरत है, स्टेट बैंक की भी ज़रूरत है, क्योंकि बैंक्स की ट्रांजैक्शंस है, पैसे का यहाँ से बाहर जाना है, SECP का बंदा भी चाहिए कि ये कैसे हुआ, ये राउटिंग कहाँ थी, ये चैनल्स कौन से यूज़ हुए। तो ऑब्वियसली इस किस्म के जो मुकदमात होते हैं उसमें कानून में इजाज़त है, नैब को भी इजाज़त है कि वो किसी भी एजेंसी से किसी भी और जगह से कोई प्रोफेशनल्स लेके एक JIT बना सकते हैं। तो इसमें कानूनी तौर पे कोई हिच नहीं है अगर बना दी जाए। बिल्कुल ठीक, लेकिन इससे बेनिफिट होगा केस को, और जरदारी साहब के लिए कितनी मुश्किल हो सकती है इससे? देखिए, अब एक्यूज पर्सन्स के लिए जो मुश्किल होती है नहीं होती, अभी तो हमें पता ही नहीं कि जरदारी साहब इसमें उनकी इन्वॉल्वमेंट कितनी है। नोबडी नोस कि जरदारी साहब के अकाउंट में क्या आया है क्या नहीं गया। तो ये इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट हो जाए तब ही पता चलेगा कि उनके लिए मुश्किलात हैं या वो वाकई ही क्लियर हैं। वो दोनों चीजें हो सकती हैं। ठीक सर, आपको पॉइंट इसमें देना चाह रहे हैं? नहीं, मेरा ख्याल चले ठीक है, जरदारी साहब के हवाले से तो उस तरह डिटेल में हमें नोटिस मिल चुका है, हम नहीं चाहते आपको भी मिले। ठीक है, एक मुख्तसर वक्फा, और वक्फे के बाद हम बात करने जा रहे हैं कि जहां हम सियासी इशूज के ऊपर रोजाना डिस्कशन करते हैं, वहीं कई ऐसे सोशल इशूज हैं जिनके ऊपर बात नहीं हो पाती। अगर हम इस साल के 6 माह में देखें तो जिस तरह खान साहब बड़े सेक्टर्स में कोशिश कर रहे हैं, फोकस करें, इकोनॉमी से लेके एनर्जी क्राइसिस से लेके, वहीं बच्चों और ह्यूमन राइट्स के हवाले से सूरत हाल बहुत बुरी नजर आती है। पिछले 6 माह के दौरान हमने देखा है कि 2000 से ज्यादा ऐसे वाकयात हुए जिसमें बच्चों को रेप का, तशद्दुद का और उसके बाद उनको कत्ल करने की वारदात हुई, वाकयात हुए, लेकिन इसकी रोकथाम और इस हवाले से अमली तौर पर कुछ हो नहीं पा रहा है। क्या वजह है, और आखिर इसमें माशरती सतह के ऊपर हम कहाँ खड़े हैं? क्या हमारा अपना भी इसमें उतना ही कसूर है जितना उन मुल्जिमों का? इस पर बात करेंगे एक ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिएगा। ब्रेक के बाद एक बार फिर खुशामदीद। जहां हमने ह्यूमन राइट्स इश्यूज की बात की है, इमरान खान साहब की तकरीर अगर हम याद करें तो उसमें बार बार उन्होंने बच्चों की बात की थी कि स्टंटेड ग्रोथ है पाकिस्तान में बच्चों की। यकीनन उनके दिल में और उनके जहन में भी ये है कि इस हवाले से कुछ ना कुछ होना चाहिए उनकी एजुकेशन के लिए, उनकी वेलफेयर के लिए। लेकिन एक और अहम चीज़ है कि इमरान खान साहब को इस पर भी गौर करने की ज़रूरत है कि पाकिस्तान आहिस्ता आहिस्ता उन ममालिक में शामिल होता जा रहा है जहाँ पर बच्चों के रेप के वाक़यात, उन पर तशद्दुद के वाक़यात, उनको जिनसी तौर पर हिरासत करने के वाक़यात बढ़ते जा रहे हैं। साबिर साहब, आगाज़ आपसे करूंगी। सर, इस साल के कुछ स्टैट्स आए हमारे सामने, उसमें पहले 6 माह के दौरान तकरीबन 2300 के करीब वाक़यात हुए जिसमें बच्चों को टारगेट किया गया है सर, और उनको जिनसी तौर पर हिरासत किया गया है। ज़ैनब का इंसिडेंट सर आपको भी याद होगा, उसके बाद बड़ी बातें हुई और उसके बाद वो वाक़या भूल गए सब। उसके लिए तो मेरा ख्याल है कि कानून को हरकत में आने की ज़रूरत है। हम देख रहे हैं कि आज भी ये जो ख़ास तौर पे पुलिस का रोल जो है वो जब तक सही तौर पे नहीं आएगा, जब तक मुजरिम को सज़ा नहीं मिलेगी, पकड़ा नहीं जाएगा, उस वक्त तक हम इन चीज़ों से आगे निकल नहीं सकते। जब तक हम सख्त तरीन सज़ाएँ नाफिज नहीं करेंगे, ये पहली ज़रूरत है। ये ठीक है जी, आप सोसाइटी को एजुकेट करें, सोसाइटी में ये मसला है, सोसाइटी में ये मसला है, महंगाई है, बेरोज़गारी है, फ़लाँ है, वो मसाइल अपनी जगह। सर, उस वक्त लोगों ने ये बात माशरे पर डाल दी थी कि पहले माशरे की जिम्मेदारी। नहीं सर, मैं मुआशरे की ज़िम्मेदारी अपनी जगह, लेकिन जब सऊदी अरब में भी तो गुर्बत है ना, सऊदी अरब में इससे भी बुरी हालत है जो देहातों में वहाँ पे, और लेकिन वहाँ पे ये है कि कानून पे अमलदारी है। वहाँ पे आप जद्दा चौक में हर 15वें दिन, हर महीने के बाद, 2 महीने के बाद सर कलम किए जाते हैं, एक आध सर कलम किया जाता है। वहाँ चोरी से लेके हर, ठीक है ना, और सबसे कम क्राइम रेट है सऊदी अरब में।
तो ये वहाँ पे भी इंटरनेट पे भी है, वहाँ पे भी सारी चीज़ें हैं जो यहाँ पे हैं। लेकिन जब तक आप कानून हरकत में नहीं आता, आपने देखा ज़ैनब वाला मामला, कसूर वाला, जब तक उसको हाईलाइट नहीं किया गया, जब तक शोर नहीं मचा, उस वक्त तक ना पुलिस हरकत में आई ना कोई और इदारा हरकत में आया। तो जब तक ये चीज़ नहीं होगी उस वक्त तक मुझे नहीं लगता कि कुछ चेंज आएगी। ज़ैनब का मेरा ख्याल है अभी भी पेंडिंग पड़ा है प्रेसिडेंसी में, उसकी रहम की अपील, उसको डिस्पोज ऑफ करें, फारिग करें और लटकाएं सर, ये डिमांड की गई थी लोगों की तरफ से, फिर उस पे ह्यूमन राइट्स के लोगों ने कहा कि ये तो बहुत गलत वाक़या है और इस तरह नहीं होना चाहिए। यही तो बात है ना कि हम या तो फिर ह्यूमन राइट्स की बात माने या फिर ये क्राइम रोक लें। ह्यूमन राइट्स को उन बच्चियों का क्या उनके राइट्स नहीं थे जिनको रेप किया गया? ठीक है ना, उनको नहीं है। क्या आप एक मुजरम की पुष्ट पनाही पे तो आ जाते हैं और फिर आप यूरोप की तरफ देखते हैं? अगर आपने ये काम करना है तो फिर रहने दें। तो लेकिन दोहरा मयार क्या है? मुमताज़ कादरी वाला इशू हुआ था, उसको तो आपने फ़ौरन आपने रहम की अपील चंद माह में डिसाइड करके इम्प्लीमेंट भी हो गया। तो बाकी केसेस में हम क्यों नहीं वो दिखाते अपनी एफिशिएंसी? अभी तक उसको रखा हुआ है। उस वक्त के प्राइम मिनिस्टर खुद गए थे प्रेसिडेंट के पास कि ज़रा साइन करें, अपील खारिज करें इसकी, हमने नंबर बनाने हैं। तो उस वक्त ना ह्यूमन राइट्स की तंजीमें बोली। तो जब तक कानून की अमलदारी नहीं होगी, जब तक मुजरमों को लटकाया नहीं जाएगा, मैं कहता हूँ एक दफ़ा आप ये काम करके देख लें, क्राइम रेशो खुद ब खुद गिरेगा। अच्छा आमिर साहब, इससे पहले मैं आपका कमेंट चाहूँगी सर कि ये जो केसेस हैं लेजिस्लेशन के हवाले से खान साहब ने एक ये भी बात कही है कि हम बहुत सी मेजर लेजिस्लेशन करेंगे। सर क्या उससे फ़र्क पड़ेगा या जो ऑलरेडी मौजूद कवानीन है, जिस तरह अगर हम बात करें इन स्टैट्स की भी तो यौमिया 12 से ज़्यादा बच्चे हैं सर जिनके साथ इस किस्म के वाक़यात होते हैं। ये छोटा नंबर नहीं है, लेकिन क्या खान साहब कोशिश कर सकेंगे कि इस इशू से लेके दीगर इशूज़ के ऊपर भी इम्प्लीमेंट करवा सकें? देखिए, जहाँ तक इस किस्म के जो ऑफेंसेस हैं जिसमें मर्डर है या जिसमें रेप है या जिसमें किडनैपिंग है, एब्डक्शन है या थेफ्ट है, डिकॉइटी है, इनके लॉज आपके पास एम्पली मौजूद हैं। ये लॉज ठीक ठाक पड़े हैं, इसमें आपने कोई चेंज नहीं लाने की ज़रूरत किसी किस्म की। बात वही साबिर साहब की है कि जैसे साबिर साहब ने कहा कि प्रोसिक्यूशन, मैं समझता हूँ प्रोसिक्यूशन से भी ज़्यादा जो आईओ होता है, जो इन्वेस्टिगेशन होती है, जो वो एविडेंस कलेक्ट करता है ना, वहाँ पे मसला होता है। आप देखिए सना कि एक एसएचओ अगर करोड़ों रुपए देके थाना लेता है तो उसने फिर वो पैसे बनाने भी होते हैं, उसने वो आईजी तक पहुंचाने भी होते हैं, और वो उसकी सोर्स क्या होती है? यही क्राइम्स होते हैं कि जब कोई क्राइम होता है तो उसमें वो फिर मुलजिमों से पैसे लेके उस एविडेंस को डिस्ट्रॉय करता है, उसको खराब करता है। और वो जो एविडेंस खराब हो जाता है, वंस एक दफा एविडेंस खराब हो गया, अदालतों में जब वो आके बयानात देते हैं उस वक्त भी पुलिस वाले उस बयानात में डंडी मारते हैं। फिर एक और जो बहुत बड़ा सुखम हमारे इस सिस्टम में है, क्रिमिनल सिस्टम में, वो ये है कि जी जो बाअसर लोग होते हैं, वो जो कमज़ोर तबका होता है उस पर इतना प्रेशर डाला जाता है कि वो यकीन करें, मैंने सैकड़ों हज़ारों रेप के और ये वाले केसेस किए हुए कि जो प्रोसिक्यूट्रेस होती है या जिसके साथ रेप, वो ही आके मजबूर होकर अदालत में कहती है कि जी मैं तो शख्स को पहचानती ही नहीं, ये वो शख्स ही नहीं था, वो अंधेरा था मुझे, हालांकि वो जानती है सब कुछ, क्योंकि उस प्रेशर पे उधर कहा जाता है कि जी ये तो एक इंसिडेंट हुआ, तुम्हारे 3 बच्चे और भी हैं। तो ये कंट्रोल कैसे होगा? ये कंट्रोल होगा आपकी पुलिसिंग से। ये आपकी पुलिस सही होगी, इवेंचुअली आपको पुलिस को ही पुलिस का डिपार्टमेंट सही होगा, ऑनेस्ट आदमी होगा, कभी किसी की जरूरत नहीं होगी कि कोई इस किस्म के, जब उनको पता है कि एक दफा हम पकड़े गए तो उन्होंने सारा ऑनेस्ट लेके आना है एविडेंस। अनफॉर्चुनेटली जो पुलिस है वो जो एविडेंस लाती है उसमें उसको भी मैनिपुलेट कर देती है। बिल्कुल ठीक है। ज़ाहिर सबसे लास्ट कमेंट आपसे सर कि किस हद तक आपको लगता है ज़ैनब के वाक़े के बाद भी हमने देखा कि उन इलाकों में मेरी जुबान बंदी हो गई है नहीं सर, मैं थोड़ा सा लीगली इनसे जानना चाहती हूँ। अच्छा, मैं पहले तो वो कमेंट दूंगा, साबिर शाकिर साहब ने कहा है कि वो ज़ैनब के कातिल की अपील जो है वो सदर साहब के पास पड़ी है। हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि हमारे सदर साहब बहुत मसरूफ हैं, तो जब उनको फुर्सत मिलेगी तो वो ये काम कर देंगे। देखिए, यहाँ जो मसला है वो है पुलिस के नॉन पोलिटिकल होने का, उसमें सियासी मुदाखलत ख़त्म करने का। आप जब पुलिस के सरबराह को कहेंगे कि हमें ये आउटपुट चाहिए 6 महीने में, तुम्हारे काम में मुदाखलत नहीं होगी, तुम्हारे थाने नहीं बिकेंगे, सिफारिश नहीं आएगी, तो तब ये बच्चों का बहुत पेनफुल है। लेकिन ये सिर्फ बच्चों का इशू नहीं है, औरतें ख़वातीन के साथ भी बिल्कुल कारोकारी का है, असवारा का, वो सारा मसला हो रहा है, अगवा बराए तावान चल रहा है। तो पुलिस जो है उसके हाथ बंधे हुए हैं। जब हुक्मरानों की 4-4 बीवियां होंगी और हर घर जो है वो चीफ मिनिस्टर हाउस होगा,
तो पुलिस हजारों की सूरत में वहां जब काम करेगी तो वो अपना काम क्या करेगी? पुलिस को उसका काम करने दें, उसके काम में मुदाखलत न करें, उससे कहें कि तुमने रिजल्ट देना है, तो ये सारे मसले जो हैं वो हल हो। बहुत शुक्रिया तीनों मेहमानों का। जिस तरह इमरान खान साहब ने एक नया पुलिस मॉडल केपी भी 5 साल पहले इंट्रोड्यूस करवाया था, उससे किसी हद तक तब्दीली जरूर आई थी, लेकिन अगर इसी मॉडल को कोशिश की जाए कि बाकी सूबों में भी इंप्लीमेंट किया जा सके तो इस किस्म के वाकयात जिनसे डायरेक्टली आम शहरी इफेक्ट होता है, उन वाकयात की रोकथाम की जा सकेगी। और ये भी एक बड़ा चैलेंज है जो कि खान साहब के पास मौजूद है। प्रोग्राम से मुझे इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।